ये गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी का चैप्टर है। अप्लाइड मैकेनिक्स या ग्राफिक स्टैटिक्स या कह सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स, जो भी इसको बोल सकते हैं, या सिर्फ मैकेनिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 10 तक का जो चैप्टर है गुप्ता एंड गुप्ता का, इस बुक का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पूरा का पूरा। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इसको सीक्वेंस बना रहे हैं। गुप्ता एंड गुप्ता का पूरा जो सीक्वेंस बना रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है हर एक एग्जाम के लिए, इसलिए हम लोग इसको सोल्यूशन कर रहे हैं। सोल्यूशन करते हुए इसका डिटेल्स देख रहे हैं और ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि लॉन्ग टाइम तक याद रह सके। तो इस पार्ट में हम लोग देखते हैं, इस पार्ट में इस चैप्टर में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। इस पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को सोल्व किए थे। इस पार्ट में हम लोग 51 से लेकर के आगे का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर रहे हैं। तो इस पार्ट का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 51 नंबर पे आते हैं। 51 नंबर क्या कहता है? 51 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, 50 तक हम लोग पहले सॉल्व किए थे। इंस्टेंटेनियस सेंटर, इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, सेंटर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस सेंटर। इंस्टेंटेनियस सेंटर का जो 50 नंबर क्वेश्चन था वो इंस्टेंटेनियस सेंटर से रिलेटेड था। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर इस पॉइंट पर होता है जहाँ पे रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो जीरो होता है, सरफेस का जो रिलेटिव वेलोसिटी है होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी पूछ रहा है रिलीविंग लाइना ऑन द इंस्टेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुआ था। इस साल तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। इस पॉइंट में फिर से क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस सेंटर इज एट इनफाइनाइट व्हेन एंगुलर वेलोसिटी। इनफाइनाइट होता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर इज एट इन्फिनिटी व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी उस पॉइंट पे जीरो होगा, उस समय इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है इन्फिनाइट हो जाएगा। दैट इज बी, इसका भी बी आंसर होगा। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर द रोलिंग व्हील। जो व्हील दिया हुआ है इस पॉइंट में बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर जो होगा इस व्हील में कहाँ पे होगा। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर हम लोग जानते हैं जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है उस पर उनको इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है। दैट इज डी पॉइंट जो होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मीटर लॉन्ग लेडार रेस्ट अगेंस्ट ए वॉल एंड मेक्स द एंगल 30 डिग्री विद द ओरिजेंटल से एक सीढ़ी लगा हुआ है जो ओरिजेंटल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। दैट इस तरह से बन रहा है। द हॉरिजॉन्टल फ्लूइड व्हेन इट विल इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ द रोटेशन व्हेन द लेडार स्टार्ट स्लिपिंग। मान लिया जाए ये मेरा वाल दिया हुआ है, ये मेरा फ्लूइड है, इसके अकॉर्डिंग ये स्लिप करना शुरू कर दे तो बोल रहा है कि इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पे होगा जब ये स्लिप करना स्टार्ट करे। When the radar start slipping on the fluid, then the instantaneous center of that point, इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने के लिए बोल रहा है। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर जब ये मूव करना शुरू करता है, मीन्स स्लाइड करना शुरू करेगा, तो इस तरह से स्लाइड आएगा तो नीचे की ओर आएगा, मीन्स इस तरह से मूव करेगा आगे की ओर, इसको स्लाइड करेगा। तो इस फिगर में अगर देखा जाए तो इंस्टेंटेनियस सेंटर जो होगा, मान लिया रडार है, ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट बी है, ये भी मेरा रडार दिया हुआ है, ये मेरा एंगल है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहता है, तो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा, ये पॉइंट जो होगा इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा, दैट इज ओ। तो बोल रहा है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज ए ओ और ओ बी, या ओ ए और ओ बी का डिस्टेंस निकालने बोला है। ओ बी और ओ ए ये दोनों का वैल्यू निकाल देता। ये 30 डिग्री है तो ये मेरा 30 है तो 60 हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि ओ बी बराबर कितना हो जाएगा? ओ बी इधर हो गया। इसके अगर मान लेते हैं इसका रडार का लेंथ एल मान लेते हैं तो एल कोस थीटा एल साइन थीटा, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? एल ओ बी बराबर हो जाएगा मेरा एल साइन 30, और ओ ए बराबर कितना हो जाएगा? एल कोस 30। तो कह सकते हैं कि इस पॉइंट में अगर मेरा रडार ये था, इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस सेंटर है, ये मेरा ओ है, ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, तो ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ये मेरा 30 डिग्री था, तो ओ ए बराबर कितना हो गया? ओ इज इक्वल टू एल कोस 30 और ओ बी इज इक्वल टू एल साइन 30। दोनों को सॉल्व करेंगे, यही आंसर मांग रहा है क्वेश्चन, यही कर रहा है। ये डिस्टेंस फ्रॉम लेडार स्टार्ट स्लिपिंग, जब स्लिपिंग करना शुरू कर दे, लेडार जब स्लिप करना शुरू कर दे तो रोटेशनल सेंटर जो होगा इंस्टेंटेनियस पॉइंट का वो कहाँ पे होगा? तो 1 मीटर फ्रॉम द बॉल, 1.732 मीटर फ्रॉम द बॉल, या एबव, मतलब दो डायरेक्शन है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ओ ए का वैल्यू कितना आ रहा था मेरा? ओ ए का जो वैल्यू आ रहा है, ये मेरा ए पॉइंट था, ये मेरा बी पॉइंट था, तो ओ ए का जो वैल्यू आ रहा है
और ओ बी का वैल्यू आ रहा है। दोनों सॉल्व करने के बाद इसका एक आएगा 1 मीटर फ्रॉम एबव, मतलब ओ बी का जो वैल्यू आएगा, ओ बी का वैल्यू 1 मीटर आ रहा है और ओ ए का वैल्यू जो आ रहा है 1.732 आ रहा है, दैट इज़ 4। दोनों वैल्यू निकालना है तो 2 और 4 इसका आंसर देख लेते हैं। 2 और 4 मेरा डी में दिया हुआ। नेक्स्ट है फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल द रेंज इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल प्रोजेक्शन इज। द वेलोसिटी पूछ रहा है फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, कोई प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी दिया हुआ है, द रेंज इज मैक्सिमम। रेंज कितना होता है? रेंज का फॉर्मूला देखा जाए तो रेंज क्या होता है? u² sin 2θ बाई जी। ये क्या बोल रहा है? मैक्सिमम व्हेन द एंगल। ये मैक्सिमम कब होता है? जब sin 2θ का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। sin 2θ का मैक्सिमम कितना होगा? तो मैक्सिमम इसका वैल्यू 1 होगा। 1 कब होगा? sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। 1 कब होगा? 90 डिग्री पर, लेकिन यहाँ पर 2θ और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होता है। तो कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री फॉर मैक्सिमम रेंज, दैट इज बी। नेक्स्ट द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट और प्रोजेक्टाइल इक्वल। तो रेंज अभी हम लोग देखें क्या हुआ था, u² sin² θ बाई 2g। ये u² sin² θ बाई 2g हो गया मैक्सिमम हाइट, और रेंज कितना हुआ था? u² sin 2θ बाई जी। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद u² से u² कैंसिल, जी से जी कैंसिल, यहाँ से सॉल्व किए तो मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो tan, जो वैल्यू आ रहा है tan θ इज इक्वल टू 4। इसको और सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर मेरा आ रहा है 75.6 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो 76 डिग्री। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट का u² sin² θ डिवाइड बाई 2g, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u² sin 2θ बाई जी। दोनों को इक्वेट कर देना, इसके बाद आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर ए प्रोजेक्टाइल विथ वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? अगर रेंज मैक्सिमम देखा जाए तो u² sin θ बाई जी होता है, तो u² बाई जी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो बोल रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर प्रोजेक्टाइल विथ ए वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी दिया हुआ 98 मीटर पर सेकंड, तो इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? तो यू की जगह पर हम लोग को 98 पुट कर देना है। जी का वैल्यू भी 9.81 समथिंग आता है, 9.81 आता है। इसको पुट करेंगे, कितना बच गया? 980 बचेगा, तो 980 दैट इज सी। सिंपल सा फॉर्मूला था u² sin 2θ बाई जी। यही रेंज होता है मैक्सिमम करने के लिए। sin 2θ का वैल्यू 1 हो जाता है। नेक्स्ट है स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड। एक स्टोन है जो थ्रो कर रहा था वर्टिकली अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकंड। रिटर्न टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे कितना देर में रिटर्न आएगा? तो यहाँ से क्या करने का मतलब है इसका? टाइम ऑफ फ्लाइट मांग रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बोल रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर इक्वेशन देखा जाए तो 2u sin θ बाई जी, 2u sin θ बाई जी। स्टोन थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, तो वर्टिकली अपवर्ड बोल रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो टी का बराबर कितना हो जाएगा? 2u डिवाइड बाई जी। ए का वैल्यू दिया हुआ है 49, यू का वैल्यू 49 दिया हुआ है, तो 49 इंटू 2 डिवाइड बाई जी। टाइम बराबर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 49 डिवाइड बाई जी का वैल्यू 9.81। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 10 सेकंड, दैट इज सी। नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम रेंज। एक प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम रेंज, एक प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज 40 मीटर दिया हुआ है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 1 सेकंड, देन द साइन अल्फा। साइन अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, साइन अल्फा का वैल्यू निकालने बोल रहा है, और मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है। मैक्सिमम रेंज कितना होता है? u² डिवाइड बाई जी बराबर 40 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम u का वैल्यू निकाल लेंगे। u वैल्यू अगर इसका वैल्यू 10 रखते हैं तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 0 2 मीन्स 20। u का वैल्यू 20 आ गया। u का वैल्यू 20 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin अल्फा बाई जी। टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 सेकंड दिया हुआ है। u का वैल्यू हम लोग 20 निकाल लिए तो कितना आ गया? यहाँ से साइन अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। साइन अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से? तो साइन अल्फा बराबर अगर देखा जाए तो साइन अल्फा बराबर मेरा आ रहा है 1/4, दैट इज ए। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है प्रोजेक्टाइल का, कुछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल
यू मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दिया हुआ यू मीटर पर सेकंड और एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। तो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। तो मैक्सिमम हाइट जो होता है प्रोजेक्टाइल का कितना होता है, फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू का वैल्यू दिया हुआ यू, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। तो साइन 30 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, यू स्क्वायर इंटू 1/4 नीचे 2 तो 8g, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8g। ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8g। सिंपल सा फॉर्मूला था, टाइम इज इक्वल टू हाइट निकालना था, मैक्सिमम हाइट बराबर कितना होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। बस यही फॉर्मूला को बैठा देना, दैट इज डी। नेक्स्ट है, इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल बाइसेक्ट द एंगल, क्या बोला है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बिटवीन द वर्टिकल एंड द इंक्लाइन प्लेन, वर्टिकल और इंक्लाइन प्लेन को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैक्सिमम जो रेंज होगा प्रोजेक्टाइल को क्या होगा, तो रेंज जो होता है जो बाइसेक्ट करता है तो उसमें मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम रेंज हो जाएगा इसका। इफ द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, क्या कर रहा है मेरा, प्रोजेक्टाइल है फायर कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड का है और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल वेलोसिटी पूछ रहा है कहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी का हाईएस्ट पॉइंट पे पूछ रहा है। तो मान लीजिए ये मेरा प्रोजेक्टाइल किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी मेरा 60 डिग्री एंगल पे इनिशियल वेलोसिटी मान लिया यू है, यू कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड का। तो टॉप पॉइंट पे जब होता है, टॉप पॉइंट मान लिया जाए तो जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी, तो वर्टिकल वेलोसिटी जो होता है वो 0 होता है, या वर्टिकल वेलोसिटी इसका दो कंपोनेंट अगर मान लिया जाए टॉप पॉइंट पर देखा जाए तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा यू कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा वो कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट में कोई भी वेलोसिटी का नहीं होगा, ठीक है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट बचेगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में 0 हो जाएगा और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में यू कोस थीटा हो जाएगा। तो यू दिया हुआ था मेरा 10 और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60, तो कोस 60 बराबर हो जाएगा मेरा √3 कोस 60 साइन 30, तो 1/2 ध्यान से करेंगे तो 5। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी आ गया 5, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गया मेरा 5, और वर्टिकल डायरेक्शन में मेरा आ गया वेलोसिटी, क्या बोला था, हॉरिजेंटल में और वर्टिकल में। तो हॉरिजेंटल में मेरा कितना आ गया था यू कोस थीटा इक्वल टू 5, और वर्टिकल में कितना आ गया था मेरा 0, तो हॉरिजेंटल में 5 वर्टिकल में 0, दैट इज बी। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। अभी तो क्वेश्चन शायद बनाए थे पीछे। इस एंगल पूछ रहा है कितना होगा जहाँ पे रेंज कितना होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हो गया ओरिजिनल रेंज। और हाइट कितना होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या कह सकते हैं दोनों को इक्वेट कर देना, रेंज को और हाइट को। तो रेंज देखा जाए तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू, हाइट अगर देखा जाए मैक्सिमम तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू 4 आता है, या फिर थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं tan इनवर्स 4। ऑप्शन देख लेते हैं, tan इनवर्स 4 मेरा सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, स्टोन इज थ्रो अप, एक स्टोन जो है थ्रो अप किया जा रहा है इंक्लाइनेशन एट थीटा पे स्पीड v एंड एंगल बीटा टू द स्लोप। द स्टोन रीचेज इट्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लोप आफ्टर ए टाइम। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे, मैक्सिमम रेंज पे कब पूछेगा स्लोप से। मान लीजिए इस तरह से कह रहा है, मान लीजिए इसका डायग्राम देखा जाए तो क्वेश्चन करने का मतलब है जो एंगल दिया हुआ प्लेन का वो दिया हुआ मेरा बीटा, और इस पर जो प्रोजेक्टाइल किया गया है वो एंगल दिया हुआ मेरा थीटा। ये मेरा मान लीजिए बाई डायरेक्शन है, ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, इस डायरेक्शन से मेरा बीटा दिया हुआ था, प्रोजेक्टाइल जो किया हुआ है थीटा दिया हुआ। तो अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी पूछ रहा है या मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा। तो मैक्सिमम रेंज इस डायरेक्शन में जो होगा तो रेंज कितना होगा v साइन बीटा बाई जी कोस थीटा, तो v साइन बीटा डिवाइड बाई जी कोस थीटा इज सी। नेक्स्ट है, ए स्टोन इज थ्रो अप ए स्लोप इंक्लाइनेशन, ए स्टोन इज थ्रो अप इंक्लाइनेशन स्लोप दिया हुआ 60 डिग्री, देन द हॉरिजेंटल से मान लीजिए एक इंक्लाइनेशन दिया हुआ प्लेन का
स्टोन इज थ्रो अप ए स्लोप और इंक्लाइनेशन 60 डिग्री, 60 डिग्री पे स्लोप से भेजा गया है इसको, अगर 60 डिग्री एंगल है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, एट व्हाट एंगल टू द स्लोप मस्ट बी स्टोन बी थ्रो सो एज टू लैंड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा फार एज पॉसिबल, तो प्लेन का एंगल पूछ रहा है वो कितना होगा। मान लिया जाए इसको मान लेते हैं, तो मैक्सिमम रेंज हम लोग जानते हैं, मैक्सिमम रेंज जो 45 पे होता है, तो अगर 45 डिग्री को अगर इसको फेंके यहाँ से, तो इस प्लेन पर जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये 60 में अगर ये 45 कर दे तो कितना बच जाएगा, रेस्ट मेरा 15 बचेगा। तो पूछ रहा है रेस्ट प्लेन का जो एंगल होगा वो प्लेन का एंगल कितना हो जाएगा, तो 15 डिग्री, दैट इज ए। नेक्स्ट है, अ बॉडी इज सेड टू वाइब्रेट विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बॉडी इज सेड टू वाइब्रेट विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट्स एक्सेलरेशन इज, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन, तो हम लोग जानते हैं एस में मूव करता है तो वेलोसिटी जो होता है उसका इक्वेशन अगर देखा जाए तो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का देखा जाए तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये इक्वेशन होता है वेलोसिटी का। ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए हो गया एम्पलीट्यूड, एक्स हो गया डिस्टेंस, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यही क्वेश्चन कर रहा है। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब बॉडी वाइब्रेट कर रहा है एसएचएम में, तो एक्सेलरेशन जो होगा क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो अभी हम लोग देखें जो एक्सेलरेशन था क्या था, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मेरा सही हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली नहीं है। ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, जो एक्सेलरेशन होता अवे नहीं होता, टुवार्ड्स होता। इस तरह से अगर मूव करते हैं तो ऑलवेज जो होता है टुवार्ड्स द होता है मीन पोजीशन का, तो ऑलवेज टुवार्ड्स द मीन पोजीशन। तो मेरा 4 सही हो जाएगा और 1 सही हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन देखते हैं तो 1 और 4 मेरा बी में दिया हुआ। नेक्स्ट है, इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर से सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया हुआ है, एसएचएम का क्वेश्चन है। एसएचएम का क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज, एसएचएम में जो एसएचएम है, इफ़ इन एसएचएम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब आएगा वो पूछ रहा है, तो इक्विलिब्रियम तब आएगा जब वो स्टेबल आएगा। तो इन एसएचएम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कब आएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। एसएचएम में जो इक्विलिब्रियम आएगा, मान लिया जाए ये बॉडी अगर मूव करता है थ्रू एन मूव, तो जो जब भी आएगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, जब रेस्ट होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है। तो इस तरह से कह सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा। If A is the amplitude of particle executing simple harmonic motion, then the total energy E of the particle, अगर टोटल एनर्जी देखा, टोटल एनर्जी जो होता है एसएचएम में, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी का जो इक्वेशन होता है हाफ के ए स्क्वायर, के क्या होता है ओमेगा आर स्क्वायर, के का जो होता है ओमेगा स्क्वायर होता है, जिससे टोटल एनर्जी अगर देखा जाए एसएचएम में, टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, और के जो होता है के बराबर कह सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर। ए जो होता है एम्पलीट्यूड होता है, के बराबर होता है एम ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी होता है 2 पाई बाई टी, या फिर इसको और लिख सकते हैं 2 पाई एफ, एफ अगर फ्रिक्वेंसी के टर्म में लिखे तो 2 पाई एफ, और टाइम पीरियड के टर्म में लिखे तो 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से देख लिए कि जो एनर्जी हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए स्क्वायर का। यहाँ पर यही पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी जो हो गया ई किसका प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, दैट इज ए। सिंपल याद रखना है, इसका वैल्यू होता है हाफ के ए स्क्वायर, दैट इज बी। नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 2 पाई अंडर स्क्वायर रूट एल बाई जी। तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसी फार्मूला अगर देखते हैं तो अगर हम 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी देखा जाए तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो 2 और 3 मेरा सही हो गया, 1 गलत हो गया, तो ओनली 2 एंड 3 दैट इज बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg एक्सिक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ 6 डिवाइड बाई पाई हर्ज एंड एम्पलीट्यूड
0.25 मीटर देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक अगर काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो हाफ mv² होता है। और v का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब v का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और v मैक्स का जो वैल्यू होता है a इंटू ओमेगा होता है। ठीक है, तो a का वैल्यू दिया हुआ, ओमेगा का वैल्यू नहीं दिया, तो ओमेगा बराबर एक और फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा बराबर 2πf फ्रिक्वेंसी के टर्म में 2π दिया हुआ, f का वैल्यू मेरा 6/π दिया हुआ, तो यहाँ से पाई कट गया, तो ओमेगा का वैल्यू आ गया 12। तो ओमेगा बराबर मेरा 12 आ गया। एम्पलीट्यूड मेरा कितना दिया था 0.25, तो मेरा जो निकल जाएगा यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी कितना आ गया था मेरा, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देखा जाए तो हाफ mv², और v मैक्सिमम कितना होता था a² इंटू ओमेगा²। ओमेगा का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, इसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 9 जूल, दैट इज b। The maximum displacement of particle executive simple harmonic motion corresponding to maximum displacement of particle। अब रहा maximum displacement of particle executive simple harmonic motion, maximum displacement पूछ रहा है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इस रिलेशन है, एक रिलेशन आता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। अगर इस तरह से ग्राफ अगर देखा जाए इसका, तो जो मेन पोजीशन पे जो होता है वो काइनेटिक वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। और जो एंड पॉइंट हुआ इस तरह से एक ग्राफ बता, ये मेरा ग्राफ बन गया पोटेंशियल एनर्जी का, और ये बन गया मेरा काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है मेन पोजीशन पे, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है टॉप पॉइंट पे। तो यहाँ से यही कह सकते हैं, इसका ग्राफ याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी का हो गया और ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी का हो गया। तब क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर देखते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए। इस तरह से मेरा ग्राफ था, ये मेरा पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में पूछ रहा है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे होगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस पॉइंट में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है यहाँ पे एक्स पे, तो एक्स डिस्टेंस पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम आएगा और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो आएगा। तो जीरो काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज बी मेरा सही है। नेक्स्ट है, इट इज ऑब्जर्व दैट इट इन ए सर्टेन साइनोसॉइडल ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड इज लिनियरली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी एफ। एम्पलीट्यूड जो है लिनियरली डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी पे, ये दिया हुआ है, ए डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। If the maximum velocity during the oscillation is v, then the v must be proportional to। मैक्सिमम वेलोसिटी अगर दिया हुआ है v, तो हम लोग जानते हैं v बराबर क्या होता है, a इंटू ओमेगा होता है। a क्या बोल रहा है, a जो है डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, और ओमेगा का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2πf होता है। तो ओमेगा भी डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, और एम्पलीट्यूड भी डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर वेलोसिटी देखा जाए तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगा, तो ओवरऑल अगर वेलोसिटी देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर का। यहाँ पर कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर का, दैट इज डी। ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल हैज एन एनर्जी ई व्हेन इट्स एम्पलीट्यूड इज ए, इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज टू 2a देन द एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम में अगर एनर्जी देखा जाए, टोटल एनर्जी अगर देखा जाए एसएचएम में, तो कितना होता है हाफ k a²। तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। यहाँ से कह सकते हैं कि जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का। तो कह रहा है कि अगर एम्पलीट्यूड का वैल्यू 2a कर दिया जाए, मीन्स दोगुना कर दिया जाए, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर मीन्स 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि E2 का जो वैल्यू आएगा वो 4 टाइम्स E1 आएगा, दैट इज 4 टाइम्स E1 डी। नेक्स्ट, इफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपली हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट ऑफ एम्पलीट्यूड a आर बोथ इक्वल to half the total energy, then the displacement is equal to। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ एम्पलीट्यूड ए आर बोथ इक्वल, मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर है किसका, पोटेंशियल एनर्जी बोथ इक्वल टू हाफ द टोटल एनर्जी। दोनों इक्वल है किसका, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। दोनों इक्वल हो गया किसका, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। तो बोल रहा है हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। तो यहाँ से बोल रहा है क्या,
इसमें बोल क्या रहा है, तो द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर देखा जाए, पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं कि किसका वैल्यू हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी कितना होता है, हाफ पहले से लगा हुआ है, और टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। के से के कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कह सकते हैं ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, या एक्स बराबर कह सकते हैं ए बाई √2। तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए बाई √2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन एट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ इट्स एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय। क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड एक्स जो है इक्वल टू ए बाई 2 है, उस समय काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहले पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा, एक ओमेगा मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा। तो एक्स की जगह पर ए स्क्वायर डालेंगे, एक्स की जगह पर a/2 डालेंगे, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, इसको और लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पर ओमेगा इंटू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर पुट कर देते हैं a/2। यहाँ से फिर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आएगा कितना रहा, काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी कितना मेरा आ जाएगा, तो हाँ काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए तो मेरा कितना आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि के बराबर कितना होता था, एम ओमेगा स्क्वायर, के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, तो एम ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू के डाल दिया, ये आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग जानते हैं कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, दोनों का रेशियो निकालना, तो ऐसे ही कट गया, बच गया। रेशियो निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स बराबर a/2 पुट करेंगे। इसके बाद दोनों का जो रेशियो आएगा वो कितना आ रहा है, 3/1 आ रहा है, 3:1, दैट इज डी। नेक्स्ट सिंपल, इसमें सिर्फ याद ये रखना था कि जो भी होता है, भी जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, ओमेगा अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर बैठा के भी निकाल देना, उसके बाद आप एम बी स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकाल देना, इससे बस सॉल्व कर देना। नेक्स्ट है, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L हैज एन एनर्जी E when its amplitude is A if the length of pendulum is double the energy। सिंपल पेंडुलम दिया हुआ लेंथ L हैज एन एनर्जी E when its amplitude A if लेंथ ऑफ पेंडुलम इज डबल, लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है उसको डबल कर दिया। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम अगर देखा जाए, सबसे पहले देखा जाए एनर्जी, तो एनर्जी कितना होता है सिंपल पेंडुलम का, तो एनर्जी अगर देखा जाए तो हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है, बट के का जो वैल्यू होता है, के क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा बराबर देखा जाए तो ओमेगा बराबर होता है 2π/t, और टी बराबर क्या होता है सिंपल पेंडुलम में, टी बराबर क्या होता है 2π√L/g। यहाँ से देख सकते हैं कि ओमेगा जो हो गया, ओमेगा जो हो गया √L का प्रोपोर्शनल हो गया, ओमेगा जो हो गया √L का प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ से ओमेगा भी देखिए हम लोग, ओमेगा जो हो गया √L का प्रोपोर्शनल हो गया। तो मेरा जो एनर्जी अगर देखें तो यहाँ से हाफ के ए स्क्वायर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ओमेगा का क्या लिख सकते हैं, अगर एल का प्रोपोर्शनलिटी फॉर्म में लिखे तो के जो हो गया, के जो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/L का। तो जो बोल रहा लेंथ है अगर डबल करते हैं तो एनर्जी क्या होगा, तो लेंथ अगर डबल करेंगे तो एनर्जी क्या होगा, के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/L का, तो K2 कितना हो जाएगा, अगर डबल करेंगे लेंथ का तो 1/2 हो जाएगा के का, दैट इज बी। नेक्स्ट है टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ ए सेकंड पेंडुलम। टाइम पीरियड एंड लेंथ पूछ रहा है किसका, सेकंड पेंडुलम का। तो सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है, सेकंड पेंडुलम में जैसे ही बोल रहा है, सेकंड पेंडुलम बोल रहा है, तो सेकंड पेंडुलम करने का मतलब होता है टाइम जो है सेकंड पेंडुलम का 2 सेकंड होता है, टाइम जो होता है 2 सेकंड होता है।
तो 2 सेकंड इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड एंड लेंथ पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर स्क्वायर रूट L बाई जी। ठीक है, टाइम पीरियड जो होता है सेकंड पेंडुलम का और 2 सेकंड होता है। तो टाइम बराबर 2 सेकंड डालेंगे, यहाँ से लेंथ निकालेंगे 2 पाई का, जी का वैल्यू कितना 9.81, पाई का वैल्यू जानते हैं तो यहाँ से लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ निकालने के बाद जो वैल्यू आ रहा है एल का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा 0.994 सेंटीमीटर, 0.994 मीटर में आ रहा है। ऐसा यूनिट बना ले तो इसको कह सकते हैं 99.4 सेंटीमीटर। इस तरह से आंसर इसका सी आ गया। नेक्स्ट है, वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिक। इसमें क्या क्या दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल जो है हैंगिंग किया हुआ है, इसको मूव कर रहा है नीचे, एक्स डिस्टेंस ऐड कर रहा है, इसको फिर थ्रो छोड़ दिया जा रहा है। तो ये इस तरह से मूव कर रहा है। तो इस मूवमेंट जो हो गया इसका मूवमेंट क्या होगा, तो ये SHM में मूव कर रहा है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल ऑप्शन हो जाएगा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, लाइन 1 मीटर, लाइन लॉन्ग है, टोटल लाइन जो है हार्मोनिक मोशन का वो कितना दिया हुआ है 1 मीटर। इफ द टाइम ऑफ वन कंप्लीट वाइब्रेशन में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 1 सेकंड, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल जो टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है, टोटल 1 मीटर। तो हम लोग जानते हैं जो मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है ये एम्पलीट्यूड होता है, दैट इज ये इधर हो गया, और इस डिस्टेंस जो अगर देखा जाए इधर, तो ये डिस्टेंस मेरा एम्पलीट्यूड हो गया। तो ओवरऑल जो देखा जाए तो टोटल लेंथ जो होता है SHM का वो कितना हो गया 2a बराबर 1 मीटर दिया हुआ है। तो एम्पलीट्यूड मेरा कितना हो जाएगा, तो 1/2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है 1 सेकंड। तो कंप्लीट वाइब्रेशन 1 सेकंड दिया हुआ, मीन्स टाइम पीरियड जो दिया हुआ है SHM का वो 1 सेकंड दिया हुआ है। तो टाइम पीरियड मेरा 1 सेकंड आ गया। अब पूछ क्या रहा था मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग जानते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है, A इंटू ओमेगा होता है। A इंटू ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 2 पाई डिवाइड बाई टी, 2 पाई बाई टी। ए का वैल्यू कितना आ गया मेरा 1/2 इंटू 2 पाई रह देता है, टी का वैल्यू 1, यहाँ से कट गया, बच गया कितना पाई। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो भी मैक्सिमम का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया पाई। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या करा, द पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल फॉलिंग थ्रू ए स्ट्रेट सॉफ्ट ड्रिलिंग थ्रू द अर्थ। एक स्ट्रेट सॉफ्ट ड्रिलिंग कर रहा है, उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर का। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गया, किसका प्रोपोर्शनल होगा, तो R स्क्वायर का, दैट इज सी। नेक्स्ट है, जूल इज द यूनिट ऑफ, जूल किसका यूनिट है, तो जूल हम लोग जानते हैं एनर्जी का यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। तो एनर्जी का इसमें देखा जाए तो एनर्जी का या फिर वर्क कह सकते हैं, एनर्जी और वर्क कोई भी हो सकता है, एनर्जी का भी जूल होता है और वर्क का भी जूल होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं सी इसका यूनिट हो गया। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, 1 न्यूटन कितना का यूनिट होता है, तो 1 न्यूटन दिया हुआ SI यूनिट है, और डाइन दिया हुआ तो CGS यूनिट होता है, सेंटीग्रेड CGS सेंटीग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड CGS होता है, सेंटीग्राम ग्राम और सेकंड में। तो 1 न्यूटन का कितना होगा, तो 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहा था, क्वांटिटी व्हिच डायमेंशन आर, इसमें से कौन सा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन कितना हो रहा है, तो M स्क्वायर L स्क्वायर T-3 है। तो हम लोग अगर देखा जाए फोर्स प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट है, फोर्स इंटू प्रेशर। तो फोर्स का अगर डायमेंशन देखा जाए, सबसे पहले अगर हम फोर्स का डायमेंशन देखते हैं तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है ML T-2। प्रोडक्ट किसका है, प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है, प्रेशर का अगर डायमेंशन देखा जाए तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ML T-2 डिवाइड बाई एरिया L स्क्वायर। इस तरह से अगर चेक करेंगे सबका, तो फोर्स है, मास है, मास का हम लोग जानते हैं M पावर F इंटू भी कर सकते हैं, इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो पूछ रहा है कि M स्क्वायर L स्क्वायर T-3 किसका आएगा, तो M स्क्वायर T-3 किसका आ रहा है, मास का M इंटू पावर कितना होता है, पावर होता है F इंटू भी, ML T-2 इंटू वेलोसिटी कितना होता है मीटर पर सेकंड। यहाँ से अगर देखें तो M स्क्वायर L स्क्वायर T-3 मीन्स M स्क्वायर L स्क्वायर T-3, तो आ गया मेरा F इंटू, इसका आ गया मास इंटू प्रोडक्ट, किसका मास इंटू पावर।
मास इंटू पावर दैट इज b। सिंपल सा इसमें डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन करना था और कुछ नहीं। द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट जी का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एफ ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम जी का जो है डायमेंशन निकाल सकते हैं। एफ का फोर्स का हम लोग जानते हैं एम एल टी माइनस टू होता है, आर का जानते हैं एल होता है, एम का मास है तो एम का एम होगा। यहाँ से निकालेंगे तो ओवरऑल डायमेंशन जो निकल जाएगा जी का वो कितना आ रहा है मेरा एम एल माइनस वन टी जीरो। इसका जो डायमेंशन आएगा डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एम माइनस वन टी माइनस टू और एल थ्री, एम थ्री दैट इज बी। सिंपल सा सिर्फ फार्मूला पे बैठाना। एफ का जो वैल्यू है जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है, बाकी डायमेंशन निकाल लेना दैट इज बी। If by is the force and x is that velocity, then the dimension d स्क्वायर बाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर का डायमेंशन निकाला। डी स्क्वायर एफ बाई क्या फोर्स है, तो फोर्स का अगर डायमेंशन निकाला है तो एम एल टी माइनस टू और एक्स क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी कितना होता है मीटर पर सेकंड, तो एल टी माइनस टू का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ रहा है एम एल माइनस वन टी जीरो दैट इज बी। नेक्स्ट है 1 जूल इक्वल टू 1 जूल किसका इक्वलेंट होता है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल या फिर कह सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, इसको जूल बोलते हैं। 1 जूल इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा क्योंकि इसका यूनिट होता है सेम बी। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन सिंपल फोर्स ही होगा, तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है एम एल टी माइनस टू। कोई भी फोर्स हो सबका डायमेंशन क्या होगा एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू किस में दिया हुआ है, तो सी में दिया हुआ। नेक्स्ट है क्वांटिटी मेजर्ड इन द सीजीएस में दिया हुआ सिस्टम यूनिट्स है डायमेंशन एम माइनस टू एल थ्री टी थ्री बाई टू। व्हाट न्यूमेरिकल फैक्टर शुड बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द क्वांटिटी इनटू एसआई यूनिट। कह रहा है कि सीजीएस में दिया हुआ, सीजीएस क्या होता है सेंटीग्राम और सेकंड, तो सेंटीमीटर को ग्राम में चेंज, इसको एसआई यूनिट में चेंज करना है, तो सेंटी को करेंगे तो कितना आएगा 10 टू द पावर माइनस टू ऐड होगा। और अगर लेंथ को मास सेंटीमीटर को चेंज किए मीटर में तो 10 टू द पावर माइनस थ्री से टू से मल्टीप्लाई करेंगे, और ग्राम को केजी में करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मीटर माइनस टू में है, तो 10 टू द पावर माइनस टू के ऊपर 10 टू द पावर माइनस थ्री के ऊपर माइनस टू हो जाएगा, और 10 टू द पावर माइनस टू के ऊपर थ्री हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर से मास को अगर चेंज कर रहे थे ग्राम में तो 10 टू द पावर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किए, माइनस थ्री के पावर अगर देखा जाए तो यहाँ पर माइनस टू है, ठीक है। और दूसरा चेंजिंग क्या आ रहा था एल का, एल में मेरा कितना चेंज हुआ था लेंथ में, सेंटीमीटर में मीटर में, 10 टू द पावर माइनस टू। इसके ऊपर देख रहे हैं तो मेरा थ्री का, तो 3 दूनी 6 प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस होगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो ओवरऑल मेरा 1, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा दैट इज 1। द एसआई यूनिट ऑफ रोटेशनल इनर्शिया, एसआई यूनिट ऑफ रोटेशन इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। रोटेशन इनर्शिया का हम लोग जानते हैं कितना होता है एम आर स्क्वायर। अगर रोटेशनल इनर्शिया का देखा जाए तो इसका जो यूनिट होता है एम आर स्क्वायर, तो एम का हो गया केजी और आर का हो गया डिस्टेंस का तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो केजी सेंटीमीटर स्क्वायर देख सकते हैं, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर देखा जाए तो। लेकिन सीजीएस में पूछ रहा है ना, सीजीएस में पूछ रहा है, तो सीजीएस में जो होता है सीजीएस सेंटीग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में डायमेंशन और मास जो होगा ग्राम में होगा, तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज सी। रेशियो ऑफ यूनिट फोर्स इन ग्रेविटेशनल सिस्टम टू दैट ऑफ एब्सोल्यूट सिस्टम। ग्रेविटेशनल सिस्टम क्या होता है, ग्रेविटेशनल सिस्टम में देखा जाए तो KGF होता है, ग्रेविटेशनल सिस्टम और एब्सोल्यूट सिस्टम। तो हम लोग जानते हैं कि 1 kgf इज इक्वल टू कितना होता है, 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो 9.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं ग्रेविटेशनल सिस्टम को चेंज करने के लिए एब्सोल्यूट सिस्टम में तो डायरेक्टली जी हो जाएगा, या 9.8 हो सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं 9.8
9.8 न्यूटन भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक kgf बराबर कितना होता है 9.8 न्यूटन होता है, या फिर इसी को हम लोग g इंडिकेट किए हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर g हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्वेशन इज गिवन बाय, एक इक्वेशन दिया हुआ है वेयर g t m r v आर एक्सेलरेशन टाइम मास लेंथ वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली, देन द यूनिट ऑफ k का यूनिट निकालना है। सिंपल सा सबका यूनिट k का, g का हम लोग जानते हैं कितना होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम सेकंड, मास kg, r लेंथ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो मेरा k का यूनिट आ रहा है, k का यूनिट आ रहा है कितना आ रहा है, k का जो यूनिट आ रहा है वो 1 बाई जूल आ रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं 1 बाई जूल, दैट इज जूल का पावर -1 b। इन SI यूनिट द यूनिट ऑफ फोर्स एंड एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। SI यूनिट में पूछ रहा है कि यूनिट फोर्स का क्या होता है, एनर्जी कितना होता है। तो बेसिक सिंपल सा बेसिक है, तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन, और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल। तो न्यूटन और जूल देख लेते हैं किस में दिया हुआ, दैट इज सी में दिया हुआ। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ पावर। पावर का डायमेंशन हम लोग क्या होता है, पावर में अगर देखा जाए तो F इंटू वी। एफ का डायमेंशन जानते हैं mL/t-2। वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है मीटर पर सेकंड, तो L डिवाइड बाई t। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसको जो आ रहा है वैल्यू पावर का वो कितना आ रहा है mL²t-3, mL²t-3। सिंपल पावर का याद रखना सिर्फ यही, F इंटू वी, F डॉट वी, दैट इज B। नेक्स्ट इम्पल्स कैन बी ऑफ टाइम। इम्पल्स क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग इन शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम में जो फोर्स एक्ट होता है उसी को इम्पल्स बोलते हैं, या F डेल टी कह सकते हैं। फोर्स एक्टिंग इन ए शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड इम्पल्स। द फोर्स डेल टी, द फोर्स इंटू टाइम का डायग्राम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम डायग्राम, दैट इज B इम्पल्स। 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, 1 न्यूटन दिया हुआ है और kgf तो वेट दिया हुआ, तो kgf मीन्स ग्रेविटेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम लोग देखे थे 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन हुआ था, या फिर इसको और सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 9.8 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kgf। तो 1 न्यूटन पूछ रहा है ना, 1 न्यूटन में कितना होगा, तो 1 न्यूटन में कितना हो जाएगा 1/9.1 kgf, तो 1/9.1 kgf, दैट इज D। F जो होता है फोर्स होता है, kg होता है, ये वेट दिया हुआ तो मैं फोर्स दिया हुआ, तो 1/9.8। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सीलरेटर स्केलर क्वांटिटी। इसमें से स्केलर कौन सा, स्केलर वैसा होता है, स्केलर वैसा जिसमें सिर्फ डायरेक्शन हो, उसको स्केलेटर क्वांटिटी कर सकते हैं। सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ डायरेक्शन होता है, तो इसको इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें स्केलर क्वांटिटी होगा, वो एनर्जी जो है सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है ये। बाकी जो फोर्स, ये टॉर्क, मोमेंटम और इम्पल्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन और दोनों इसमें होता है, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और ये जो है सिर्फ इसमें डायरेक्शन, तो इसको एनर्जी का स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी मेरा एनर्जी हो गया, और अगर मोमेंटम, टॉर्क, इम्पल्स देखा जाए तो ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज μ1 एंड द डायनेमिक फ्रिक्शन μ2, देन द फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक डायनेमिक फ्रिक्शन, तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं फ्रिक्शन का। अगर देखा जाए तो हम लोग ग्राफ पढ़े थे, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट में इस तरह से जाता है। ये स्टार्टिंग का जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और जो मैक्सिमम होता है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है या स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये जो कांस्टेंट हो जाता है वो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर होता है किससे, डायनेमिक फ्रिक्शन से। तो यहाँ पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। E1 क्या दिया हुआ है, μ1 दिया हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन का, तो μ1 डिवाइड बाई μ2 कितना हो जाएगा। हम लोग अभी देखें कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ज़्यादा होता है, तो μ1 जो है कह सकते हैं कि μ2 से बड़ा है, डायनेमिक फ्रिक्शन छोटा होता है। तो μ1 बड़ा है तो ये जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि μ1 बड़ा है μ2 छोटा है, तो ओवरऑल जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। ओवरऑल मेरा ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1।
A heavy ladder resting on the floor and against a vertical ball may not be in the equilibrium. एक कोई लडार दिया हुआ है, हेवी लडार रेस्ट है बाल के रिस्पेक्ट में, बाल के अगेंस्ट वो रेस्ट में है, तो बोल रहा है हैवी लडार रेस्टिंग ऑन द फ्लोर एंड अगेंस्ट ए वर्टिकल बाल के अगेंस्ट में नॉट बी इन इक्विलिब्रियम में कब नहीं रहेगा वो पूछ रहा है। फ्लोर इज स्मूथ एंड बाल इज रफ, जब फ्लोर स्मूथ हो और बाल रफ हो तो इक्विलिब्रियम में रह सकता है ना, पॉसिबिलिटी। जब तक दोनों स्मूथ नहीं हो तब तक वो मतलब ये मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। उसका कंडीशन कौन सा है, तो दोनों जो हो स्मूथ होना चाहिए, इधर से मूव करे इधर से मूव करे, इसको रोकने वाला कोई नहीं हो, तभी ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अन्यथा ये अगर रोकने वाला तो भी रुक सकता है, ये भी रुकने वाला तो भी रुक सकता है। अगर ये रफ रहा तो दोनों जो होगा, दोनों का जो सरफेस का होगा उसका म्यू 0 होना चाहिए। तो बोथ फ्लोर एंड बाल और स्मूथ, दैट इज डी। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ओनली नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, नॉट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ए क्यूब रेस्ट ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। A cube rests on rough horizontal surface and the coefficient of friction between the cube and surface is mu. Then if the cube is gradually tilted from horizontal by tilting a plane on which it rests, then the equilibrium is disturbed by sliding first. Equilibrium कब डिस्टर्ब होगा, अगर इसका देखा जाए, मान लिया जाए क्या रहा, ए क्यूब है रेस्ट ऑन द, क्यूब जो है कहाँ रेस्ट कर रहा था, ए क्यूब रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट कर रहा, एंड द सरफेस कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द क्यूब एंड द सरफेस इज म्यू इफ द क्यूब इज ग्रेजुअली टिल्टेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बाय टिल्टिंग द प्लेन। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि पहले एक प्लेन सरफेस पे रखा हुआ था, अब क्या कर रहा है, इस प्लेन को टिल्ट कर रहा है, मीन्स हॉरिजॉन्टल से थोड़ा एंगल पे इसको टिल्ट कर रहा है, तो क्या होगा वो पूछ रहा है। तो डिस्टर्ब तब तक होगा, ये डिस्टर्ब कब होगा, मान लीजिए बॉडी है, ये डिस्टर्ब कब होगा। तो इस केस में अगर देखा जाए तो तभी होता है जब एम जी नीचे अगर एम लग रहा है मॉस, तो एम जी साइन थीटा इधर की एम जी साइन थीटा अगर ग्रेटर हो जाए म्यू एन से, एम जी साइन थीटा अगर ग्रेटर हो जाए म्यू एन से, मीन्स एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एन, तभी डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं म्यू जो होगा वो लेस देन 1 आएगा, दैट इज म्यू इज लेस देन 1, तभी डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट है रोप इज वार्प ट्वाइस अराउंड ए रफ पोल विथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/2, इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स F1 at one end and gradually increase force F2 is applied at the other end till the rope just starts slipping. At this instant the rope ratio F2/F1 का अगर रेशियो देखा जाए तो F2 डिवाइड बाई F1 का जो रेशियो आएगा यहाँ पे म्यू थीटा आता है। थीटा बराबर दिया हुआ है कितना, म्यू दिया हुआ 1/2 और थीटा टोटल कितना है मेरा दिया हुआ 2 पाई, म्यू दिया हुआ 2 × 2 पाई, थीटा का दिया हुआ 2 × 2 पाई के दिया हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। रोप इज वार्प ट्वाइस अराउंड द रफ पोल, ठीक है, विथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाफ, कोएफिशिएंट ऑफ, जैसे ई का वैल्यू हम लोग देखें कितना था म्यू × थीटा, म्यू का वैल्यू दिया हुआ 1/2 और थीटा दिया हुआ ट्वाइस, तो 2 × 2 पाई। तो ओवरऑल देखा जाए इसमें तो टोटल आ गया यहाँ से वैल्यू अगर देखा जाए तो F2/F1 का जो रेशियो आएगा F2 डिवाइड बाई F1 का जो रेशियो आ रहा है वो म्यू 2 पाई, दैट इज बी। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग देखते हैं 100 तक हो गया है। हम लोग देखिए इस क्वेश्चन में 50 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लगभग 1 घंटा होने का है। तो अगला पार्ट में फिर इससे आगे का सॉल्व करेंगे, इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं। 50 लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में 101 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे।